नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। आज के शो में हम आपको हमेशा की तरह बताएंगे बाजार में आज का कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल के लिए आप क्या बनाए स्ट्रैटेजी। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ शो में हमेशा की तरह शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से शो में। साथ ही खास मेहमान कौन है हमारे साथ आज है हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, आपका भी स्वागत है एक बार फिर से। और पूरी रिसर्च टीम है तैयार। हम देवांशी से जानेंगे कैसा रहा आज बाजार का हाल, कुशल से जानेंगे इन्फोसिस और विप्रो के नतीजों का हाल, भारतीय एयरटेल में कितना आएगा निवेश हमें बताएंगे आशीष, साथ ही भारत में टेस्ला की एंट्री से किसको फायदा जानेंगे हम वरुण से। सबसे पहले बाजार के कारोबार पर नजर डाल लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बाजार ने एक बार फिर से दम दिखाया। निचले स्तरों से बाजार में आई शानदार रिकवरी। निचले स्तरों से निफ्टी में 129 अंकों की रिकवरी हमने आज देखी, तो सेंसेक्स भी निचले स्तरों से 418 अंक आज रिकवर हुआ। खास तौर पर बैंकिंग शेयरों में लगातार दूसरे दिन खरीदारी का माहौल था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी 236 अंक चढ़कर बंद हुआ। ये तो हाल रहा आज बाजार का। वहीं एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1879 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 2370 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, हमने बाजार में आज देखा कुछ कमजोरी नजर तो जरूर आई, लेकिन आखिरी घंटे में हमें रिकवरी भी देखने को मिली। आज के कारोबार के मेन हाइलाइट्स कैसे समझे? भारतीय बाजारों में आज भी एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। आज का दिन एक तौर पर ज़्यादा खास, ज़्यादा स्पेशल था। वजह यह कि लगातार 12 दिनों से भारतीय बाजारों में नए रिकॉर्ड बन रहे थे सेंसेक्स और निफ्टी पर, और आज 13वें दिन भी बने, तो इसमें कोई नई बात अब है नहीं। लगातार 13वें दिन से रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब 14,653 ये निफ्टी पर लाइफ टाइम हाई बन गया। सेंसेक्स भी 50,000 के बेहद नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर ही रहा है, तो लाइफ टाइम हाई सेंसेक्स पर भी बनाया। निफ्टी ने तो क्लोजिंग बेसिस पर भी 1 पॉइंट से ही सही नया लाइफ टाइम हाई बनाया। लेकिन फिर आज जो सबसे खास बात थी वो ये कि निफ्टी सेंसेक्स तो काफ़ी समय से लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी अब तक लाइफ टाइम हाई पर पहुंच नहीं पाया। तो आज बैंक निफ्टी ने भी अपना पुराना 32,613 का लाइफ टाइम हाई तोड़ा, पार किया और 32,683 का नया लाइफ टाइम हाई बनाया। लेकिन इसके साथ ही जो क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की 32,500 के ऊपर, ये भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तरों की क्लोजिंग आपको देखने को मिली। तो आज 2 दिनों की सुस्ती के बाद जो कल बैंक निफ्टी में एक्शन आया, उस एक्शन को और आगे बढ़ता हुआ आपने देखा। तो बैंक निफ्टी भी और मजबूती के साथ ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है। तो अब पूरी तरह से एक्शन बैंकिंग शेयरों से भी आता दिख रहा है। हालांकि आज दिन के दौरान प्रॉफिट बुकिंग हुई, एक डिप भी मिला। बात वही है, बाजार में हर पहले डिप पर मजबूत सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी हो रही है और क्लोजिंग आपको बेहतरीन मिलती है, और आज भी वैसा ही एक्शन देखने को मिला। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको चुनिंदा सेक्टर्स में देखने को मिली, लेकिन फिर से अंत में आखिरी आधे पौन घंटे में जो खरीदारी आती दिखी है, बाजार फिर से अच्छी मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब रहे। स्पेशली बैंक निफ्टी पर, निफ्टी और सेंसेक्स में हल्की सुस्ती रही, लेकिन लगातार 13वां दिन आज फिर से ऐतिहासिक स्तर बाजारों में देखने को मिले। जी अनिल जी, अब कल बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? हालांकि वायदा बाजार की कल क्लोजिंग भी है, कल एक्सपायरी भी है, और उसके चलते क्या स्ट्रैटेजी रखें, किन लेवल्स पर नजर रहे, उस पर आपसे जानकारी जरूर लेंगे। लेकिन उससे पहले बाजार के एक्शन पर एक नजर डाल लेते हैं। आज कहां पर सबसे ज्यादा खबरों के चलते एक्शन रहा, देवांशी से समझते हैं। देवांशी, जरा बताएं आज का एक्शन। आज एक बार फिर बाजार में रिकॉर्ड स्तर पर कारोबार होता हुआ दिखा, लेकिन ऊपरी स्तर से आज दबाव भी आता हुआ दिखा था, और उसके बाद हमने देखा बहुत ही छोटे दायरे में बाजार में कारोबार हुआ था। आज के दिन अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स से जहां पे सबसे ज़्यादा गेंस आते हुए दिखे, ऑटो स्टॉक्स में आज फिर एक बार रैली आती हुई दिखी है, लेकिन इसके अलावा सारे इंडाइसेस में हमने देखा एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखा था। फार्मा, IT के कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पे ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आता हुआ दिखा है। लेकिन आज सबसे पहले अगर बात करें सरकारी
बैंक्स की, तो आज हमने देखा दूसरे दिन लगातार दमदार खरीदारी आती हुई दिखी थी और लोअर लेवल से सबसे अच्छी रिकवरी आज हमने सरकारी बैंक्स में देखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छे गेन्स होते हुए दिखे हैं। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में भी आज हमने देखा M&M, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज गेन्स आगे बढ़ते हुए दिखे हैं। लगातार कई दिनों से ऑटो में आज खरीदारी आती हुई दिखी और आज भी ये कंटिन्यू होता हुआ दिखा। साथ ही आप देखिए नतीजों के चलते दो स्टॉक्स थे जो कि आज एक्शन में रहे। टाटा एलेक्सी दमदार नतीजे आते हुए कल दिखे थे और इसके बाद आज हमने देखा गेन्स आते हुए दिखे हैं करीब 14% के, और साथ ही CESC के भी अच्छे नतीजे आते हुए दिखे। अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर किया था और उसके बाद अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में आती हुई दिखी। भारतीय एयरटेल के लिए जो पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी कि FDI की 100% जो सब्सिडीज के लिए अप्रूवल मिल चुकी है, उसके बाद इस स्टॉक में भी आज खरीदारी आती हुई दिखी थी। और इसके अलावा वायदा बाजार की अगर बात करें तो आज की ट्रेडिंग सेशन में टाटा केमिकल्स माना जा रहा था कि जो टेस्ला आती हुई दिखी है उससे कुछ फायदा टाटा केमिकल्स को होता हुआ दिख सकता है। इसके चलते आज अच्छी खरीदारी थी। अदानी पोर्ट में आज हमने गेन्स देखे हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज, BPCL जैसे स्टॉक्स थे जहां पे आज फ्रेश खरीदारी की पोजीशंस बनती हुई दिखी है। इसी के अलावा आज आप लूजर्स की बात करें वायदा बाजार में तो बंधन बैंक आज हमने देखा फ्रेश शॉर्ट्स की पोजीशन बनी है। बजाज फाइनेंस, साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज, पेज इंडस्ट्रीज, ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि आज लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। फार्मा स्टॉक्स थे जहां पे आज हमने लाल निशान के साथ ट्रेड होते हुए देखे हैं। टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डीज में आज करीब 1 से 1.5% तक की गिरावट आती हुई दिखी। और इसके अलावा आज दिन भर जो आपको स्टॉक्स रेकमेंड किए गए थे, सुपर हिट कॉल्स जहां पे आज आपकी शानदार कमाई होती हुई दिखी, वो सारे स्टॉक्स फोकस में थे। BHEL आप देखिए सुमित जी की रिकमेंडेशन थी। इसके अलावा M&M पर आपको रिकमेंड किया था शुभम जी ने, हुड को आपको रिकमेंड किया था सुमित जी ने, J&K बैंक जहाँ पे 10% तक का उछाल देखने मिला था, ये स्टॉक रिकमेंड किया गया था। और SBI आपको राकेश जी ने भी रेकमेंड किया था। इस स्टॉक में भी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी। और इसके अलावा IT स्टॉक्स फोकस में थे। इन्फोसिस के नतीजों के पहले हमने देखा ये कुछ स्टॉक्स थे जो कि आज हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। जी बहुत शुक्रिया देवांशी, बाजार पर सेक्टर स्पेसिफिक जानकारी हमको देने के लिए। सीधे रुख करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी का। विकास जी, जैसा अनिल जी भी कह रहे थे कि बाजार तो लगातार रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमने आज खास तौर पर देखा नया लाइफ टाइम हाई बना। तो बाजार को जो मजबूती है उसके जो संकेत है आपको लगता है आगे भी जारी रहेंगे? साथ ही कल के लिए इंट्राडे पिक आप कौन से सजेस्ट करेंगे और पोजिशनल व्यू कहां पर रखा जाए? हाँ बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में तो एक शानदार तेजी का माहौल है। हालांकि आज के अगर सत्र में देखेंगे तो जहां शुरुआत एक बहुत अच्छी खासी हुई थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी आई, बट जो गिरावट में बाजार में बिल्कुल खरीदारी आती है और हम रोज जो FIIs के एक बड़े फिगर की बाइंग देखते हैं तो उसका ही नतीजा है कि बाजार में कोई गिरावट टिकती नहीं है और वापस से निचले स्तर पे बाइंग आ जाती है और बाजार फिर रोज पॉजिटिव क्लोजिंग में कामयाब हो रहे हैं। मुझे लगता है ये बाजार अच्छा ही रहेगा। और अब तो चूंकि एक बड़ा इवेंट हमारा यूनियन बजट भी है, फिर कल US में एक स्टिमुलस की भी एक्सपेक्टेशन है, बड़े स्टिमुलस की, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है लॉन्ग साइड में ही रहना चाहिए। हालांकि थोड़ा फोकस क्वालिटी स्टॉक्स पे ही रखना चाहिए, जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है उनमें ही बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। और जहाँ तक कल के लिए खरीदारी करने का सवाल है स्वाति, मेरा कल का पिक रहेगा टाटा मोटर्स। स्टॉक में जबरदस्त तेजी हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, बट मुझे लगता है जिस तरह के नंबर्स हाल ही में आए, जिस तरह की एक ऑटो स्टॉक्स में तेजी बनी हुई है, और फिर ऐसा भी माना जा रहा है कि स्क्रैपेज पॉलिसी भी सरकार कंसीडर कर सकती है आने वाले बजट में, जिसका मेजर फायदा टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक को होना है। मुझे लगता है इस स्टॉक में कल के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। कल का मेरा इसमें टारगेट रहेगा 250 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 238 रुपए। और जहाँ तक पोजिशनल पिक के तौर पे स्टॉक को रिकमेंड करने का सवाल है, मुझे लगता है करंट लेवल पे 234 के आसपास इंडियाबुल्स हाउसिंग आज बंद हुआ है, इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक अलग तरह की स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है और आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स की भी उम्मीदें हैं। और बाकी जिस तरह से बाकी भी हाउसिंग फाइनेंस पूरे स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी करंट लेवल से अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। तो पोजिशनली इस पे मेरा 270 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रखना 220 रुपए। तो इंट्राडे खरीदारी टाटा मोटर्स में करने की सलाह विकास सेठी जी दे रहे हैं आज। और पोजिशनल व्यू अगर आपको रखना है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आप रख सकते हैं, जिसका सजेशन विकास जी दे रहे हैं। उनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इस बीच हम यहाँ पर जरा कुछ नतीजों की बात कर ले। आज हमने देखा IT सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियां इन्फोसिस और विप्रो ने अपने नतीजे जारी किए।
नतीजे कैसे रहे बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता है। कुशल, अनुमान जैसा जताया जा रहा था उसके मुताबिक इन्फोसिस और विप्रो के नतीजे कैसे रहे? पहले इन्फोसिस बताए फिर विप्रो। जी, तो दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस के शानदार Q3 नंबर्स आते हुए दिखे हैं, जहां पे अगर आप डॉलर आय देखें तो यहां पर 6.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। हमारा अनुमान जो है करीब करीब 3.6% का था, तो यहां पर बीट रहा। इसके अलावा कंपनी की मार्जिन्स यहां पर 25.3% से बढ़कर 25.4%, ऑलमोस्ट जो हमारा एस्टिमेट था उस पर यह आता हुआ दिखा है। पर कंपनी का मुनाफा आप देखिए ऑलमोस्ट 5200 करोड़ रुपए का कंपनी ने घोषित किया है। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि Q3 में जो सिक्वेंशियल ग्रोथ है ये हाईएस्ट एवर रहा है पिछले 8 सालों में। 5.3% का कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में इन्होंने ग्रोथ जो है इन्होंने दर्ज किया है, और साथ ही हाईएस्ट एवर डील टीसीवी 7.13 बिलियन डॉलर की आती हुई नजर आई है। यही नहीं, कंपनी ने जो रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस FY21 का है वो भी अपग्रेड करते हुए नजर आए हैं। 4.5% से 5% की गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दी है, जो पिछली बार इन्होंने 2 से 3% की दी थी। इसके अलावा जो मार्जिन गाइडेंस है 23 से 24% पहले था, और उसको बढ़ाकर अब 24 से 24.5% की जो ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस है वो कंपनी देती हुई नजर आ रही है। साथ ही कंपनी के जो डिजिटल रेवेन्यू शेयर है वो भी अब 50% क्रॉस करता हुआ दिखा है इस क्वार्टर में। तो नेट अगर आप देखेंगे तो बेहतरीन क्वार्टर इन्फोसिस की तरफ से आता हुआ नजर आया है। ओके, इन्फोसिस की तो बात हुई, साथ ही विप्रो के भी बता दीजिए नतीजे कैसे जारी किए कंपनी ने। जी, तो दूसरी दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो के नंबर भी बेहतरीन रहे, जहां पर डॉलर आए अगर आप देखें तो 207 करोड़ डॉलर पर आती हुई नजर आई है। हमारा जो अनुमान था वो 205 का था। इसके अलावा कंपनी की मार्जिन्स पिछले 22 क्वार्टर की सबसे हाईएस्ट मार्जिन्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं 21.2% पर, और हमारा जो अनुमान था वो 18.2% का था। साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वो भी करीब 20% बढ़कर 2,968 करोड़ पर जा पहुंचा है। हमारा अनुमान केवल 2520 करोड़ रुपए का ही था। यही नहीं, अगर आप कंपनी की जो ग्रोथ गाइडेंस देखें Q4 की, वो भी हमारे एस्टिमेट को बीट करता हुआ दिखा है। % का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले कंपनी ने 1.5 से 3.5% का Q4 गाइडेंस दिया है। तो अपने आप में बेहतरीन जो है इन्होंने गाइडेंस दी है। साथ ही 7 में से 5 वर्टिकल्स ने कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ टर्म्स में अगर आप सिक्वेंशियली देखेंगे तो 4% से ज्यादा की बढ़त रही है। तो ओवरऑल ऑल सेक्टर ड्रिवन आपको दिखेगा कि वर्टिकल्स में बेहतरीन ग्रोथ आती हुई नजर आई है, और कंपनी ने 1 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और साथ साथ अगर आप देखें तो यूरोप ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता हुआ दिखा, जहां पर 25.2% जो है ये ओवरऑल रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और यहां पर बेहतरीन जो है आपको तेजी देखने को मिली यूरोप में 8.6% की कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स विप्रो की तरफ से भी। बहुत शुक्रिया कुशल, फिलहाल आपका इन्फोसिस और विप्रो के नतीजों पर हमें और ज्यादा जानकारी देने के लिए। विकास जी, इन्फोसिस विप्रो शानदार नतीजे दोनों ही कंपनीज ने पेश किए हैं, अब बताएं क्या किया जाए दोनों ही कंपनीज के स्टॉक्स में। बिल्कुल स्वाति, बहुत ही दमदार नतीजे आए हैं दोनों के, और मैं तो रेगुलरली अपने चैनल पर जो डिफरेंट शोज में इन्फोसिस को काफी बार रेकमेंड किया निचले स्तर पे, और वहां से एक शानदार तेजी इसमें देखने को मिली है। बट यहाँ से भी मुझे लगता है कल थोड़े बहुत अपसाइड और होने चाहिए। हालांकि नतीजे बेहद ही दमदार है, बट चूंकि स्टॉक्स थोड़े अपने निचले स्तर से काफी अच्छा चल चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, तो जो अपसाइड रहेगी वो थोड़ी लिमिटेड लगती है। बट लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का किसी का नजरिया है तो इन्फोसिस में बिल्कुल खरीदारी करके रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। सेम गोज ट्रू विद इवन विप्रो, जिसने भी पिछले 4-5 दिनों में बहुत अच्छी तेजी करी है, बट करंट लेवल पे भी मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और कल भी मुझे लगता है थोड़ी बहुत अपसाइड तो आज की जो क्लोजिंग है इसके ऊपर बिल्कुल दोनों स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो इन्फोसिस और विप्रो दोनों में खरीदारी की सलाह, और अगर आपके पास है तो होल्ड करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में टेस्ला की एंट्री हो चुकी है। टेस्ला ने भारत में कंपनी को रजिस्टर कर लिया है। अब किस कंपनी को होगा इससे फायदा, ये रिसर्च लेकर हमारे साथ शामिल हैं हमारे सहयोगी वरुण बताएं टेस्ला की एंट्री से किसको होगा फायदा। देखिए, टेस्ला की भारत में एंट्री से काफ़ी सारी भारतीय कंपनी हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है। इसमें सबसे आगे तो वो कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने वाले हैं, और उसमें सबसे आगे
चार्जिंग स्टेशन है। सरकार ने करीब 70,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने का यहाँ लक्ष्य रखा है और इसको प्रोवाइड करने में सबसे आगे BHEL है, जिसने कुछ समय पहले ही EESL के साथ एक करार किया है चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए। इसके अलावा टाटा पावर ऑलरेडी 17 शहरों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन जो है वो बना चुकी है। तो ये दो कंपनीज है जो कि चार्जिंग स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रंट रनर्स है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट है लिथियम आयन बैटरीज। तो कहीं ना कहीं PLI स्कीम के तहत काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी है जो लिथियम आयन बैटरीज जो है इस देश में बनाएगी। उसमें सबसे आगे टाटा केमिकल्स है, जिसने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया है। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिथियम आयन बैटरीज में जो कार्बन लगता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है, यानी कि रॉ मटेरियल ये देंगे। एक्साइड ऑलरेडी एक कंपनी के साथ करार कर चुकी है लिथियम आयन बैटरीज के असेंबली के लिए, और अमारा राजा भी काफ़ी हद तक केपेक्स कर चुके हैं लिथियम आयन बैटरीज के असेंबलिंग के लिए। काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने अपने विदेशी सब्सिडरी के जरिए टेस्ला के साथ ऑलरेडी करार कर लिया है। उसमें महिंद्रा CIE, शानदार टेक्नोलॉजीज, वेरॉक इंजीनियरिंग, मदरसन सुमी जैसे कंपनियां शामिल है जिन्होंने अपनी सब्सिडरी के तहत टेस्ला के साथ ग्लोबली करार किया हुआ है। तो अगर टेस्ला इंडिया में आ चुका है तो हो सकता है ये स्टॉक्स जो है, ये कंपनियां जो है उनकी प्रिफर्ड बेट हो जिसके साथ वो कारोबार करना चाहें। तो जो लिस्ट मैंने बताई है ये वो कंपनियां हैं जिनको टेस्ला के भारत आने से काफ़ी फायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया वरुण। फिलहाल इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए एक और बड़ी खबर भारतीय एयरटेल से जुड़ी हुई है। दरअसल कंपनी को निवेश के लिए DOT से FDI मंजूरी मिल गई और FDI लिमिट 100% होने से अब भारतीय एयरटेल में कितना निवेश आएगा ये जरा समझते हैं। हमारे से होगी आशीष से। आशीष जरा बताएं, भारतीय एयरटेल में कितना निवेश बढ़ने की संभावना? देखिए, कंपनी को विदेशी निवेश के लिए DOT से मंजूरी मिल गई है और 9 फरवरी के बाद MSCI रिव्यू होगा और उसके बाद माना जा रहा है कि बड़े विदेशी निवेश इस कंपनी में आते हुए दिखेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में NSDL भी अपनी वेबसाइट पर जो इसकी ओनरशिप लिमिट है इसे अपडेट कर देगा और उसके बाद हम देखेंगे कि जो विदेशी निवेशक हैं उनकी रुचि स्टॉक में और बढ़ती हुई नजर आएगी। कुछ ब्रोकर्स का अनुमान है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें क्रेडिट स्विस ये मान रहे कि 7,500 करोड़ के इन्फ्लोज इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। एडलवाइस मान रहे कि 4,500 से लेकर 5,250 करोड़ तक के इन्फ्लोज देखने को मिलेंगे। और इस स्टॉक पे हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि लगातार जो विदेशी निवेशक हैं, बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, बुलिश ही रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए CLA से एक काफ़ी ऊंचे लक्ष्य दे रहे हैं खरीदारी की राय के साथ। 730 रुपये का लक्ष्य इन्होंने दिया है। बहुत शुक्रिया आशीष और डिटेल्स देने के लिए। विकास जी, भारतीय एयरटेल में क्या किया जाए अब? बिल्कुल स्वाति, देखिए इस स्टॉक में भी एक जबरदस्त तेजी पिछले कुछ दिनों में बनी है और ये जो खबरें आई है जो FDI लिमिट 100% हो गई है उसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जब कभी ये बदलाव होगा MSCI में तो काफी बड़े फ्लोज आने की इसमें उम्मीद है। और वैसे भी स्टॉक करंट लेवल्स पे भी या कोई भी गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है जिनका 9 से 12 महीने का नजरिया है उनको इस स्टॉक में 700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। So I would recommend a buy on Bharti Airtel, but one could use a staggered approach to buying to the stock. थोड़ा गिरावट का इंतजार करें और हर गिरावट पे खरीदारी करें। और आइए अब देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के BK शर्मा जी हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बताइए कल के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताएंगे। जी नमस्ते स्वाति जी, आपके और आपके सभी दर्शकों को। तो कल के जो हमने जो ऑप्शंस दिए थे उसमें भारत फोर्ज का टारगेट हो गया था, रिलायंस को भी 3 दिन और दीजिए। और जो मैंने अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरडे कॉल था वो भी अच्छा हो गया, टारगेट अचीव्ड। तो अभी अडानी पोर्ट और जो दूसरा स्टॉक है मेरा वो टाटा स्टील, ये 2 स्टॉक में लेके आया हूँ। तो अडानी पोर्ट्स में 550 की कॉल ली जा सकती है 18 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 13 रुपए, टारगेट रहेगा 25। और टाटा स्टील के अंदर 720 की कॉल लें, 25 रुपए का के आसपास क्लोज हुआ था, स्टॉप लॉस रखें 19, टारगेट रहेगा 35 रुपए। ये दोनों ही ऑप्शन है। 4 या 5 दिन से इनको कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, 4 या 5 वर्किंग डेज। बहुत ही अच्छा, आपको धन्यवाद और जय हिंद, नमस्ते। बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। अब आइए जानते हैं कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखें। अनिल जी, अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे और किन लेवल्स पर नजर रहे?
देखिए, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में थे और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती, तो बहुत ज़्यादा बड़े संकेतों की उम्मीद तो वहाँ से है नहीं। तो मिले जुले संकेत भी रहे तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि भारतीय बाजारों को ऊपर जाने के लिए जो कुछ चाहिए, चाहे वो अच्छा सेंटीमेंट हो, लिक्विडिटी हो, ट्रेंड मजबूत हो, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत हो और आपको पार्टिसिपेशन इंडेक्स में सेक्टर्स की तरफ से आता दिखे, ये सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जिन लेवल्स पर हैं उन लेवल्स पर दोनों तरफ आपको ट्रेड के मौके मिल रहे हैं। उस लिहाज से अगर आप देखें तो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये कि आप सही एंट्री पॉइंट का इंतज़ार करें। और कल बाजार के लिए एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट और सपोर्ट लेवल पर अगर आप देखना चाहें तो 14,425 14,450 के आसपास की रेंज ऐसी है जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और कमजोरी का पहला संकेत तभी आएगा जब आप 14,475 के नीचे या तो बंद हो या 14,400 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। जब तक ये दोनों ना करें तब तक डरने घबराने की जरूरत है नहीं। बैंक निफ्टी भी अब 32,200 की रेंज में मजबूत सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और वो लेवल आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कल भी करेगा। और एक बार 32,700 32,800 की हल्की जो रुकावट का लेवल है उसे पार करने के बाद 33,000 की तरफ बैंक निफ्टी की बढ़ने की कोशिश हो सकती है। तो डेफिनेटली शुरुआत तो आपको ग्लोबल संकेतों के साथ और डाउ फ्यूचर्स को देखकर करनी होगी, लेकिन उसके बाद डिप पर खरीदारी आने की पूरी संभावना। अब तक तो ट्रेंड मजबूत है, अनलेस कि ग्लोबल मार्केट से कोई खराब खबर आ जाए या अचानक से अमेरिकी बाजारों में कुछ गिरावट हो जाए, वो तो पता नहीं। लेकिन भारतीय बाजारों में जो पता है, डेटा मजबूत है, ट्रेंड मजबूत है, फ्लोज ठीक है, सेंटीमेंट अच्छा है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है और उस लिहाज से थोड़ी और तेजी बनने की संभावना है। बस सिर्फ आपको अपने स्टॉप लॉसेस को ध्यान में रखते हैं, ट्रेडिंग पोजीशन को मैनेज करना आपको आना चाहिए, अदरवाइज मोमेंटम अभी भी मजबूत बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अनिल जी, फिलहाल कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। विकास जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी कहां रखी जाए? बिल्कुल स्वाति, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आज जो स्टॉक रेकमेंड करने जा रहा हूँ वो एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, मिड कैप आईटी स्टॉक है। कंपनी का नाम है ई-क्लर्क सर्विसेज, एक जबरदस्त कंपनी है और सबसे अच्छी बात यह है कि वैल्यूएशंस के लिहाज से ये स्टॉक बहुत ही सस्ता है। अगर प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देखेंगे तो करंट ईयर के अर्निंग्स पे 14 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जो कि काफी सस्ता है। बाकी सितंबर क्वार्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 21% के है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 20% का है और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। तो आने वाले 9 से 12 महीने में मेरा इसमें 1200 रुपए का टारगेट है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी विद द टारगेट ऑफ 1200 इन द नेक्स्ट 9 to 12 मंथ। जी, ई-क्लर्क सर्विसेज में लंबी अवधि की खरीदारी करें। अब आइए देखते हैं कल का ऑप्शन। एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका जी हमारे साथ। सर, बहुत स्वागत है। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल कहां बनाएं? देखिए, जैसा अनिल जी ने कहा कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी होगी, तो उसी तरीके से ऑप्शन की भी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप की होगी और टारगेट स्ट्राइक 14,550 की कॉल ऑप्शन होगी, जिसकी क्लोजिंग 50 के आसपास है, बट इसको हम 35 के आसपास खरीदेंगे, यानी बाय ऑन डिप करेंगे। 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 65 का होगा, यानी अगर नीचे खुले तो इसको खरीदना चाहिए, ऊपर की तरफ वापस रिकवरी आनी चाहिए। और दूसरा स्टॉक में अगर हमें ढूंढना है तो आईसीआईसीआई बैंक आज भी स्ट्रॉन्ग था, मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड बैंक निफ्टी को ये लीड कर सकता है। तो 555 557 के आसपास क्लोजिंग हुई है, ये भी अगर 550 के आसपास मिले तो खरीदना चाहिए। 570 580 के टारगेट होंगे और 540 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया नितिन जी शामिल होने के लिए शो में, कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। विकास जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के लिए शो में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। सुबह 7 बजे से देखिए बाजार का लाइव एक्शन। फिलहाल खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।